चीन की अर्थव्यवस्था का शिखर पर पहुंचना अभी बाकी था। भारत की बात करें तो उस दौर में भारत और चीन के आर्थिक विकास की दर लगभग बराबर ही थी और ऐसा 1990 तक चलता रहा। चीन में पहला SEZ बनने के 11 साल बाद चीन की GDP 360 बिलियन डॉलर थी और भारत की 320 बिलियन डॉलर थी। लेकिन SEZ के दम पर 1990 के दशक में चीन ने आर्थिक तरक्की की नई कहानी लिखी और वर्ष 2000 में जहां चीन की इकोनॉमी 1.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई, तब भारत की इकोनॉमी सिर्फ 500 बिलियन डॉलर तक ही रही। डेंग जाओपिंग की मौत के 4 साल बाद 2001 में चीन विश्व व्यापार की सबसे बड़ी संस्था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ। तब तक चीन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। अमेरिका के साथ उसके कारोबारी रिश्ते बेहद गहरे थे, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के साथ उसके कारोबारी रिश्ते उतने गहरे नहीं थे। 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने WTO में चीन की दावेदारी का समर्थन किया था। क्लिंटन को लगता था कि आर्थिक तरक्की होने पर चीन में आम लोगों को निजी आजादी और अधिकार मिलेंगे। मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने कहा था कि WTO में शामिल होने के साथ ही चीन लोकतंत्र के सबसे अहम मूल्य से पूरी तरह सहमत है और वो है आर्थिक आजादी, जहां लोगों को न सिर्फ सपने देखने का हक होगा बल्कि वो अपने सपनों को साकार भी कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये वो उम्मीद थी जो बिल क्लिंटन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी चीन से लगाए बैठे रहे। दूसरी तरफ WTO में चीन की एंट्री ने उसकी आर्थिक तेजी को नए पंख लगा दिए। महज 8 वर्षों में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन गया और 2010 में जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चीन में विदेशी निवेश भी आसमान छूने लगा। 2001 में जो विदेशी निवेश 47 बिलियन डॉलर का था, वो 2010 में करीब 3 गुना बढ़कर 124 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, WTO का सदस्य बनने के 20 साल के भीतर ही चीन की अर्थव्यवस्था 11 गुना बढ़ गई। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे चीन ने हर अमेरिकी राष्ट्रपति को गलत साबित कर दिया। चीन ने आर्थिक तरक्की तो की, लेकिन वादे के मुताबिक अपने नागरिकों को किसी तरह की निजी आजादी नहीं दी। इतना ही नहीं, चीन ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कमियों का भी जमकर फायदा उठाया और तरक्की की राह पर आगे बढ़ता गया। जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी चीन विकासशील देश होने का ही दावा करता रहा, जबकि बाकी तीनों देश विकसित देशों की कैटेगरी में आते थे। चीन ने ये चाल इसलिए चली क्योंकि WTO विकासशील देशों को कारोबार से जुड़ी कई रियायतें देता है, साथ ही विदेशी निवेश जुटाने में भी मदद करता है। चीन को WTO में एंट्री इसी शर्त पर मिली थी कि वो कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेगा। इनमें कम टैक्स, करेंसी की बाध्यता, पेटेंट शर्तों का पालन और घरेलू बाजार में सब्सिडी देने जैसी शर्तें शामिल थीं। चूंकि चीन WTO में विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर शामिल हुआ था और उसे WTO के शर्तों को पूरा करने से 15 साल तक की छूट मिली थी, इसीलिए चीन ने किसी भी शर्त का पालन नहीं किया। जिस अमेरिका ने एक वक्त WTO में चीन को शामिल करने की वकालत की थी, उसी अमेरिका ने बाद में चीन पर WTO के नियम तोड़ने के 23 मामले दर्ज करवाए थे। चीन के WTO में शामिल होने के 12 वर्ष के भीतर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 24 लाख नौकरियां खत्म हो गई और मजदूरों की मदद से चलने वाली फैक्ट्रियां और फैक्ट्रियों की कमाई पर टिके शहर बदहाल हो गए। अर्थव्यवस्था की तूफानी रफ्तार के बावजूद चीन को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ तेजी से बढ़ता भ्रष्टाचार, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे, जो ये चाहते थे कि हर धंधे पर उनका नियंत्रण बना रहे। वहीं दूसरी ओर चीन की एक तरफा तरक्की थी। 2 अंकों वाली विकास दर के बावजूद चीन के भीतर के हालात अच्छे नहीं थे। बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ी तो चीन की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ शहरों तक सिमटकर रह गया। हालात ऐसे हो गए कि चीन की 51